नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे YouTube चैनल के एकेडमी में स्वागत है। आज एक बार फिर हम फिज़िक्स का एक और VVI क्वेश्चन लेकर आए। वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो विद्यार्थी 2024 में 12th का एग्ज़ाम देना है जिनको, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि यौगिक परावैधुता वाले समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता यानी कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट, यानी एक समांतर पट्टिका संधारित्र के बीच में एक स्लैब डाल दिया गया, कहीं पे अभ्रक की पन्नी डाल दिया गया, ऐसा क्वेश्चन में आप देखने को मिल जाएगा। या फिर दोनों प्लेट के बीच में एप्सिलॉन परावैधुता वाला एक प्लेट डाल दिया गया, तो उसकी धारिता ज्ञात करें, उसकी धारिता क्या होगी। इस टाइप के अलग अलग भाषा के रूप में क्वेश्चन पूछेगा, तो आपका एक ही आंसर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा रहे, या फिर बोले कि दो प्लेट के बीच में एक स्लैब डाल दिया गया, अभ्रक की पन्नी डाल दी गई, तो उसकी धारिता ज्ञात करें। तो सबको सॉल्यूशन करने का एक ही तरीका है, बहुत ही वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, चलिए, तो ये फिगर है, एक प्लेट ए है जिसको हम संग्राहक बोलते हैं, एक प्लेट बी है जिसको हम संघनक बोलते हैं। संग्राहक प्लेट पे प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, जिससे संघनक पे माइनस आवेश प्रेरित हो जाता है। इसके बीच में एप्सिलॉन परावैधुता वाला एक स्लैब डाला हुआ है जिसकी मोटाई टी है। ठीक है, तो आप भाषा भी हम हमेशा आपको प्रत्येक वीडियो में इस बात का जिक्र करते हैं कि भाषा आपको खुद से और फिगर देखकर लिखना है, जो आपको समझ में आए टूटी फूटी भाषा में लिख लीजिए। तो हम क्या लिखेंगे कि माना कि ए बी एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसमें संग्राहक और संघनक के बीच में एप्सिलॉन परावैधुता वाला एक स्लैब डाला गया है जिसकी मोटाई टी है। बस इतना सा एक सिंपल है। अब इसके पट्टिकाओं के बीच में हवा में, चूँकि इसके बीच में तो एक स्लैब हो गया, टोटल इसके और इसके बीच की दूरी d है और स्लैब की मोटाई t है, तो हम लिख लेंगे समांतर पट्टिकाओं के बीच की हवा में मोटाई बराबर। तो हवा में मोटाई पहले d था, स्लैब डाल देने से अब t को घटा देंगे, तो हवा में मोटाई बराबर क्या हो जाएगा, d माइनस टी। ठीक है, अब संग्राहक पर हम q आवेश देते हैं, क्योंकि संग्राहक पर आवेश कितना है, Q है, तो संग्राहक पर Q आवेश दिया जाता है, इसलिए आवेश का जो पृष्ठ घनत्व होगा Q बराबर सिग्मा बराबर वो हो जाएगा Q बटे A। ठीक है, तो आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर Q पर ये सिग्मा बराबर Q बटे A। अब कूलम्ब के प्रमेय से, तो कूलम्ब के प्रमेय इसी चैप्टर में आपको देखने को मिल जाएगा। तो कूलम्ब के प्रमेय से हम विद्युत क्षेत्र निकालते हैं जिसका वैल्यू होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो कूलम्ब का प्रमेय हम लगा रहे हैं इस हवा वाले क्षेत्र के लिए, तो यहाँ पर भी ई नॉट लिख लेते हैं। तो विद्युत क्षेत्र ई नॉट बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा का वैल्यू Q बटे ए, तो Q बटे ए एप्सिलॉन नॉट। ये क्या गया हमारा विद्युत क्षेत्र हवा का। ठीक है, अब इसके बीच में जो स्लैब डाला गया है उस स्लैब का हम विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। तो स्लैब का विद्युत क्षेत्र को हम केवल ई से लिखेंगे, क्योंकि हवा के लिए ई नॉट लिखे। तो ई आवेश का जो पृष्ठ घनत्व रहेगा वो Q बटे ए यही रहेगा। ठीक है, और इसके लिए जो विद्युत क्षेत्र लिखेंगे हम लिखेंगे ई, और चूँकि यहाँ पे हवा के लिए लिखे थे तो ई नॉट, इसके लिए लिखेंगे तो केवल ई स्लैब के लिए, और इसके लिए क्या हो जाएगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन, जो कि स्लैब का परावैधुता एप्सिलॉन है तो एप्सिलॉन लिखेंगे। यहाँ पे हवा का परावैधुता एप्सिलॉन नॉट था तो एप्सिलॉन नॉट लिखे थे। ठीक है, तो यहाँ से जो ई का वैल्यू आएगा तो सिग्मा के जगह पर हम Q बटे लिखेंगे, तो Q बटे ए एप्सिलॉन ये हो जाएगा। तो हम क्या किए, पहले फिगर बना लिए, फिर फिगर के बाद टूटी फूटी भाषा में हम जो भी 2-4 लाइन लिख सकते थे वो लिख लिए। उसके बाद हवा में जो पट्टिकाओं के बीच की जो दूरी है उसको हम लिख लिए, उस पर पृष्ठ घनत्व है वो लिख लिए। फिर हवा का जो इन दोनों पट्टिकाओं के बीच का जो विद्युत क्षेत्र है हवा में हम वो कैलकुलेट कर लिए। फिर स्लैब का जो विद्युत क्षेत्र है हम उसको कैलकुलेट कर लिए। अब हम इसके और इसके बीच का जो विभव होगा हम उसको निकालेंगे, यानी पट्टिकाओं के बीच का विभव V बराबर। ठीक है, तो V बराबर क्या हो जाएगा, W बटे Q, यानी इकाई धन आवेश द्वारा किया गया कार्य बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं एक आवेश को
यहाँ से यहाँ तक लाने में किया गया कार्य, यानी इकाई आवेश को एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक लाने में किया गया कार्य। तो कार्य का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो कार्य का वैल्यू हो जाएगा अलग अलग रूप में लिखेंगे, क्योंकि इसके बीच का जो फोर्स लिखेंगे वो F0 लिखेंगे हवा के लिए, और उसमें जो दूरी हो जाएगी वो d-t हो जाएगा, और प्लस में स्लैब के लिए जो फोर्स होगा उसको हम F लिखेंगे, और उसके लिए जो दूरी हो जाएगा वो हो जाएगा केवल t, और पूरे के बटा में क्या है q। ठीक है, तो v बराबर हो जाएगा, ये अलग अलग करेंगे तो F0 बटे q और d-t और प्लस F बटे q और इंटू t। ये हमारा क्या निकल गया, विभव निकल गया। ठीक है, यानी इन दोनों पट्टिकाओं के बीच का विभव। तो इन दोनों पट्टिकाओं का बीच का विभव क्या, इकाई धन आवेश द्वारा कार्य किया गया कार्य डायरेक्ट लिख लेंगे, या फिर इकाई धन आवेश द्वारा एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है, चलिए तो अब फिर आगे देखते हैं। अब v का वैल्यू, v बराबर है एप्सिलॉन F0 अपॉन Q। तो F यानी फोर्स अपॉन जो आवेश होता है उसको हम विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। F0 है तो E0 लिख देंगे इंटू d-t प्लस F अपॉन Q, तो इसको लिखेंगे E और इंटू t। ये हो गया विभव। और अभी अभी हम देखे हैं कि जो विद्युत क्षेत्र निकाले हैं हवा के लिए उसका वैल्यू था E0, और उसका था जो मान था वो Q अपॉन एप्सिलॉन A था। तो Q अपॉन एप्सिलॉन इसके जगह पर और इंटू d-t प्लस E, फिर इसके लिए था Q अपॉन एप्सिलॉन A और इंटू t। अब यहाँ से देखिएगा तो Q और A दोनों में है तो उसको हम कॉमन कर लेंगे। ठीक है, तो v बराबर Q बटे A को हम कॉमन कर लेंगे तो बचेगा क्या, d-t बटे एप्सिलॉन नॉट प्लस Q बटे कॉमन हो गया तो t बटे एप्सिलॉन, ये बच रहा है। ठीक है, अब आपको एक चीज़ पता होगा, अपेक्षिक परावैद्युतता। तो अपेक्षिक परावैद्युतता को हम एप्सिलॉन r से लिखते हैं, और इसका वैल्यू एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट होता है, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r ये होता है। तो इसके जगह हम वो वाला वैल्यू को रख लेंगे। तो v बराबर हो जाएगा Q बटे A और d-t बटे एप्सिलॉन नॉट प्लस t बटे इसके जगह पर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r, जो अपेक्षिक परावैद्युतता के रूप में। अब दोनों में एप्सिलॉन नॉट है तो इसको हम क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो v बराबर Q बटे A एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू हो जाएंगे इंटू, अब क्या बचेगा यहाँ पर d-t प्लस t बटे एप्सिलॉन r, ये हो गया v का वैल्यू। अब v बराबर क्या रहा है हमको, Q बटे A एप्सिलॉन नॉट इंटू d। अब माइनस t है तो हम माइनस t को कॉमन कर लेते हैं। कॉमन कर लेंगे तो ये क्या बचेगा, 1 प्लस माइनस माइनस और 1 बटे एप्सिलॉन r। हम केवल इन दोनों में से t को यहाँ पर कॉमन कर लिए तो ये हमारा निकल गया विभव। अब आपको पता है कि धारिता C बराबर होता है Q अपॉन V, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर Q अपॉन V। तो Q, ये C बराबर Q अपॉन V, यानी Q और नीचे V का वैल्यू ये वाला क्या चीज़ है, Q बटे A एप्सिलॉन नॉट इंटू d-t इंटू 1 बटे एप्सिलॉन r। ठीक है, अब ये Q से Q कट जाएगा, A और एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो C बराबर हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट d-t इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन r। तो ये हमारा धारिता आ गया। ठीक है, अब ये जो A इंटू एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन नॉट इंटू A लिखेंगे हम, एक ही बात हुआ, ऐसा ना समझे कि सर उल्टा लिखा है, एक ही चीज़ हुआ, किसी को पहले लिख ले हम। अब आप देखिए, जब समांतर प्लेट संधारिता अगर केबल रहता, बीच में अगर स्लैब नहीं रहता, तो हमारा फार्मूला होता C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये फार्मूला होता। लेकिन बीच में एक T मोटाई का स्लैब डाल दिए तो नीचे का वैल्यू घट गया, तो
तो आपको पता है जैसे ही नीचे का वैल्यू जब घटता है तो ये जो वैल्यू है वो बढ़ जाता है। जैसे अगर हम लिख दें, ऐसा लिखते हैं तो कि 20/5, 20/4, तो ये कितना आएगा, 5 आएगा। लेकिन हम नीचे की वैल्यू को अगर बढ़ा दे, 5 कर दे, तो ये 4 आ जाएगा। मतलब नीचे का वैल्यू बढ़ा तो घट गया, और नीचे का वैल्यू को अगर 4 कर देंगे, घटा देंगे, तो ये वैल्यू बढ़ जाएगा 5। तो उसी प्रकार पहले समांतर प्लेट संधारित्र था, बीच में स्लैब नहीं था, तो हमारा धारिता ये हुआ करता था। लेकिन जब बीच में एक स्लैब को डाल दिए तो उसके डी में से कुछ वैल्यू घट रहा है, तो नीचे वाला वैल्यू घट रहा है, मतलब ये जो सी है वो बढ़ रहा है। तो यहाँ से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये ऑब्जेक्टिव का, बहुत इम्पोर्टेंट, कि समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में अगर किसी स्लैब को हम डाल दें तो उसकी धारिता क्या होगी, तो धारिता उसकी बढ़ जाती है। ठीक है, और इस धारिता डालने पर जो हमारा कैलकुलेशन होगा संधारित्र की धारिता के लिए, वो ये था हमारा कैलकुलेशन। तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर समझ में आए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।